तो जैसे किसी को डाउट है किरचॉफ रूल में, तो पहले किरचॉफ रूल ही सॉल्व कर लेते हैं कि भैया व्हाट इज किरचॉफ रूल। उसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। भाई किरचॉफ रूल के मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दो रूल हैं। कौन से दो रूल हैं? सबसे पहला रूल था हमारा लूप रूल या जंग वोल्टेज रूल। लूप रूल, लूप रूल का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी एक क्लोज पाथ दिख रहा है, तो उस क्लोज पाथ के अंदर सारे पोटेंशियल्स का सम कर दो, और ये सारे पोटेंशियल का सम किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं ये लूप रूल कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो हमें पता है ये लूप रूल कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। उसके बाद हमने दूसरी चीज डिस्कस करी थी कि भैया दूसरा रूल होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में क्या लगाते हैं हम, कि जितना भी करंट हमारे पास एंटर कर रहा है, उतना ही करंट हमेशा एग्जिट आउट भी करेगा। और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज। बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताई थी, कि यार जब भी आप मूव कर रहे हो हाई टू लो, तो बेसिकली एनर्जी लूज हुई है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो इस चीज को हम लेके चलेंगे नेगेटिव में। फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो लो टू हाई में, तो इसको हम लेके चलेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि एनर्जी गेन हुई है, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये कोई मतलब फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे, इसका उल्टा गिवन है। उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव लिया हुआ है और इस चीज को नेगेटिव लिया हुआ है। तो किसी भी चीज को फॉलो करके चल लो, अल्टीमेटली आपको क्या करना है? अगर हाई टू लो आपको एक साइन से डिनोट कर रहे हो, तो लो टू हाई को आपको उसके अपोजिट साइन से इंडिकेट करना है। इतनी बात तो क्लियर है ना? यस। यस। डन। तो ऐसा करता हूं, एक सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, पहले उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको किरचॉफ रूल। ये क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन किरचॉफ रूल से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मर्जी आपकी है कि आप किससे सॉल्व करना चाहते हो और किससे आपको ये ज्यादा इजी लगता है। तो देखो भैया क्या क्या चीजें हैं। बैटरी है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, और इधर भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, बैटरी है। इधर सपोज मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है 5 वोल्ट की, इधर एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने 200 ओम्स का, इधर एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने 20 ओम्स का, इधर एक बैटरी कनेक्ट कर दी है मैंने 4 वोल्ट की, और इधर भी एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया 60 ओम्स का। डन, इधर कुछ नहीं है, ये सिंपल है। तो मेरे को बताओ, क्या आप ये क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हो? अगर मैं क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए बोलूं तो? भाई याद है या भूल गए हो? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? जैसे इधर वोल्टेज कितना लोगे? सर ये नेगेटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है वो। ऊपर वोल्टेज कितना लोगे और नीचे वोल्टेज कितना लोगे? तो ऊपर जीरो। 0 और 5। नीचे 5। मतलब ऊपर 0 और नीचे 5। डन। लेकिन यस। अभी फिलहाल हम किरचॉफ रूल की बात कर रहे हैं, तो डन। तो आप मेरे को सबसे पहले ये देख के बताओ कि आपको इधर कितने क्लोज लूप दिखाई दे रहे हैं? सर 3। वेरी थ्री। गुड। भैया इधर हमारे पास टोटल 3 क्लोज लूप हैं, और वो 3 क्लोज लूप कौन कौन से हैं? एक क्लोज लूप है हमारे पास ए बी सी, दूसरा क्लोज लूप है हमारे पास ए सी डी, और तीसरा क्लोज लूप है हमारे पास ए बी सी डी। अब क्या करो, किसी भी बैटरी से करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करा दो। तो मेरे को बताओ कौन सी बैटरी से आप करंट को फ्लो कराना स्टार्ट कराना चाहते हो? सिर्फ 5 वोल्ट 5 वोल्ट। से। डन। तो करंट भैया हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, तो यहां से करंट कुछ ना कुछ बाहर निकल के आ जाएगा आई। फिर यहाँ पे ए पॉइंट पे हमें मिल गया जंक्शन, मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे करंट मैं मान रहा हूं I1, तो ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? I-I1। प्लीज भाई सब लोग यहां तक चेक करो। कोमल चेक करके बताओ क्लियर है यहां तक या नहीं? यस सर। डन। उसके बाद भैया करंट पूरा मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे भी करंट I1, फिर यहाँ पे पूरे दोनों करंट कंबाइन कर जाएंगे, फिर से करंट आई। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट है आपका हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स मार्क करना। तो ये वाला पॉइंट तो हो जाएगा लो, ये हाई, ये हाई, ये लो। मेरे को बताओ ये वाला पॉइंट क्या मार्क करूं मैं? करंट ऊपर जा रहा है, हाई। हाई। और ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा लो, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। ये वाला पॉइंट क्या मार्क करूं? हाई। सर हाई। ये वाला लो। करंट ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट हाई, ये वाला पॉइंट लो। हमने ये काम भी कर लिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप दोनों ओवर हो गए। अब बस बचा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या कह रहा है कि भैया आप ऊपर वाले लूप के लिए और नीचे वाले लूप के लिए किरचॉफ लूप रूल लगा दो।
मतलब सबका पोटेंशियल लिख के 0 के बराबर कर दो। तो भैया ऊपर वाले लूप में अगर मैं सबका पोटेंशियल लिखना चाहता हूं तो मेरे को मतलब पहले तो डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं क्लॉकवाइज चलूंगा या एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। तो मेरे को बताओ कैसे इक्वेशन को लिखना स्टार्ट करूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। डन। तो भैया क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हो गया, ऊपर फिर इधर फिर इधर। तो जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं बैटरी के हाई से लो पे जा रहा हूं, बैटरी के हाई से लो पे जा रहा हूं तो क्या लिखूं, पोटेंशियल प्लस या माइनस? माइनस। माइनस, क्योंकि हाई से लो जा रहा हूं। फिर मैं गया राइट साइड, जब मैं राइट साइड गया तो मतलब मैं लो से हाई ट्रेवल कर रहा हूं, लो से हाई ट्रेवल कर रहा हूं तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। प्लस। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। रेजिस्टेंस कितना है, 200। भाई बाकी सब लोग चेक करो, कोई दिक्कत? कौशिक, नो। वैशाली, गुड। उसके बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूं फिर नीचे। जब मैं नीचे ट्रैवल कर रहा हूं तो बताओ मैंने कैसे ट्रैवल किया, हाई टू लो या लो टू हाई? लो टू हाई। लो सर टू लो। हाई। तो प्लस। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई माइनस आई वन। रेजिस्टेंस कितना है, 20। मेरे पास तीन एलिमेंट थे, 1 2 3, तीनों एलिमेंट्स के लिए मैंने पोटेंशियल लिख दिया और सबका सम मैंने 0 के बराबर कर दिया। क्या इक्वेशन 1 बिल्कुल क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। डन, लवप्रीत, गुड। सिमिलरली यार मैं कह रहा हूं नीचे वाले के लिए इक्वेशन लिख दो। पहले डायरेक्शन डिसाइड करो, नीचे वाली के लिए क्लॉकवाइज लिखना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, चलो इसमें भी क्लॉकवाइज ले लो। क्लॉकवाइज लोगे तो मतलब ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे जा रहे हो और फिर इधर जा रहे हो। तो मेरे को क्लॉकवाइज इक्वेशन लिख के बताओ और फिर हम सब मैच करेंगे कि इक्वेशन सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। सब लोग इक्वेशन लिखो चलो। मेरा अल्टीमेट टारगेट है हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करना। तो भाई मैच करेंगे। मैं जा रहा हूं लो टू हाई, डन मतलब सर। +4। सब लोग चेक करना कि जो साइन मैं लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा। ऊपर गया हाई टू लो, मतलब माइनस। करंट है आई माइनस आई वन, रेजिस्टेंस है मेरे पास 20। उसके बाद आया मैं नीचे, तो ये हो गया लो टू हाई, प्लस। करंट फ्लो कर रहा है आई वन, रेजिस्टेंस है 60, इक्वल्स टू टोटल 0। इक्वेशन 2 भी हो गई। सब लोग चेक कर लो कि 60 वाले के लिए प्लस लिखा था, 20 वाले के लिए माइनस लिखा था और बैटरी के लिए +4 लिखा था या नहीं लिखा था? यस सर। डन। यस सर। अब मेरे को बताओ इस पूरे क्वेश्चन में टोटल कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? भाई टोटल अननोन वेरिएबल्स दो हैं, एक है आई और एक है आई वन। तो हमारे मैथ्स का रूल क्या कहता है, जितने अननोन वेरिएबल्स कम से कम उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन से मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे को तीसरा लूप या तीसरी इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल्स तो दो इक्वेशंस, मेरा काम चल जाएगा। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, नीचे वाली सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और फिर आई और आई वन की वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओ। चलो हाथ की हाथ आंसर बताओ। 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट लगेंगे ज्यादा ज्यादा, लेकिन सॉल्व करके आई और आई वन की वैल्यू बता दो। तो मैं यहां पे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को लिख देता हूं पहले तो। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो 200 आई और 20 आई दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 220 आई माइनस 20 आई वन इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 1 है। नीचे वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास आएगा -20 आई माइनस माइनस प्लस 80 आई वन इज इक्वल्स टू -4। सब लोग चेक कर लो जो मैंने इक्वेशन सिंप्लीफाई करके लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा। यस सर। डन। अब भैया आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट हो यार, इतना तो सॉल्व कर ही दोगे। सिंप्लीफाई करके आई और आई वन की वैल्यू बता दो चलो। सर आपने चेंज क्यों कर दिया साइन, ठीक तो। चेंज इसलिए कर दिया यार क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो मतलब सॉल्व करने में दोनों नेगेटिव साइन, मतलब सॉल्व करने में थोड़ा इजी लगेगा बस इसलिए। बाकी आप चाहे तो ऐसे ही करके चल लो, इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव, जैसा आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से सॉल्व करो।
मेरे को जो कन्वीनियंट ज्यादा लग एरी हो जाएगा ना सॉल्व? Yes, sir. ठीक है। अनिकेत कोई डाउट? काव्य कोई डाउट? No, sir. ओके। तो ये मैं छोड़ दूं यहीं तक, हो जाएगा अब तो? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो मैं ये यहीं तक छोड़ रहा हूँ भैया। आई और आई वन की वैल्यू आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो यार देखो, मैंने आपको अभी फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एक सर्किट डायग्राम गिवन है, जैसे सपोज एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन अगर आ जाता, तो आपके पास चॉइस थी कि आप इसको किरचॉफ रूल से सॉल्व करना चाहते हो या नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना चाहते हो। हालांकि ये क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व हो रहा है और उससे आपको बहुत कम टाइम लगेगा, उसमें आप फटाफट आंसर निकाल सकते थे। तो नोडल एनालिसिस से भी आंसर निकल सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आप नोडल एनालिसिस भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर तो आपके पास ऑप्शन बचेगा ही नहीं, आपको किरचॉफ रूल ही लगाना पड़ेगा। बाकी मेजोरिटी टाइम्स हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आया है जिसमें नोडल एनालिसिस भी अप्लाई हो सके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं अपना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलो भाई आ जाओ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। यार आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास कितने टाइप के कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के? Sir, two. दो, सीरीज और पैरेलल। अब मेरे को बताओ, हम रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन में क्यों ऐड करते हैं, क्यों कॉम्बिनेशन में उनको जोड़ते हैं? Sir, क्योंकि potential अलग होते हैं. क्योंकि यार कभी कभी एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं देता। कभी कभी मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी होती है या रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी होती है, ताकि मैं रिक्वायर्ड वैल्यू, जो वैल्यू मेरे को चाहिए उतनी वैल्यू मेरे को मिल जाए। तो इसलिए हम उसको कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं। इस इधर भी वही काम है। अगर मैं एक सेल ले रहा हूं, तो एक सेल मेरे को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट नहीं दे पाएगा कभी कभी। तो मैं क्या चाहता हूं कि भैया या तो वोल्टेज वो बहुत ज्यादा दे या कम दे या कुछ भी हो ऐसा। तो उस केस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या वो करेंगे। तो जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस में है वैसे ही इधर है। सबसे पहली चीज हम करेंगे फॉर सीरीज कनेक्शन। फॉर सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या है कि मेरी बैटरी का कोई एक एंड दूसरी बैटरी के एक एंड से कनेक्टेड हो, मतलब एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई है सीरीज कनेक्शन में? Yes, sir. Yes, sir. पहले हम सिंपलेस्ट केस लेके चलेंगे, सिर्फ दो सेल्स अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करके मल्टीपल सेल्स के लिए फाइंड कर लेंगे। तो भाई मैंने कहा मेरे पास दो सेल्स हैं, E1 E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये पॉइंट ले लो A, ये पॉइंट ले लो B, और ये पॉइंट ले लो C। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी? E minus I. वेरी गुड। कि भैया दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो E माइनस आई आर के बराबर होगा। तो इधर भी आपको यार वही लॉजिक अप्लाई करना है बस। भाई मैं कह रहा हूं इन दो बैटरी के कॉम्बिनेशन की वजह से एक टोटल करंट फ्लो करेगा I, और ये एक सीरीज कनेक्शन है, तो हर जगह सेम करंट फ्लो करेगा I I I। तो आप सबसे पहले मेरे को ये लिख के बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर VAB। VAB की इक्वेशन क्या लिखूं बताओ? ए से लेके बी तक के लिए इक्वेशन बताओ। तो क्या मैं लिख सकता हूं E1 माइनस करंट फ्लो कर रहा है I, और रेजिस्टेंस कितना है R1? भैया बहुत डल रिस्पॉन्स चल रहा है, चेक करके बताओ क्लियर है या नहीं। Yes, sir. ओके Yes. गुड। सिमिलरली अब आप मेरे को अपने आप बताओ, अगर मैं VB माइनस VC लिखूं तो क्या इक्वेशन आएगी VB माइनस VC की? चलो। E2 minus ER2. E2 IR2. minus IR2. वेरी गुड, E2 माइनस IR2, ये बिल्कुल सही है।
यार मेरे को लिखना है टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल मतलब मैं VAC लिखना चाहता हूं। VAC का मतलब है मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB प्लस प्लस VB माइनस VC। क्योंकि जब मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा VA माइनस VC। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। तो भाई मेरे पास फाइनल आंसर आ E1 जाएगा। plus E2 वेरी गुड। minus E1 प्लस E2 माइनस। I common I R1 bracket R1 R. तो यार हमारा टारगेट क्या है? मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करके हमारा टारगेट ये है कि जब मैं सेल्स को कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरे को टोटल ईएमएफ कितना मिलेगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं टोटल करंट फाइंड कर सकता हूं। तो भैया आपको साफ पता चल जाना चाहिए, अगर मैं इस इक्वेशन को और जनरल इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे पास सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E1 प्लस E2 और मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2 जैसा हमारा सीरीज रेजिस्टेंस में होता था। भैया इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है इसलिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, नहीं तो हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं था। चेक कर लो ये बिल्कुल क्लियर है या नहीं। यस सर। Yes sir. डन। अगर Yes, यहां sir. तक की जनरल चीजें क्लियर हैं तो भैया मैं अगर आपसे एक स्पेशल केस पूछूं, क्या स्पेशल केस है? भैया मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने अब की बार है ना बहुत सारे सेल्स ले लिए। कितने सेल्स ले लिए? मैंने n नंबर N ऑफ सेल्स ले लिए। अगर मैंने n नंबर ऑफ सेल्स ले लिए और सारे सेल्स सेम है, सारे सेल सेम है, सबका ईएमएफ सेम, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। NE और NR वेरी गुड काव्य। तो भैया इधर इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2, n टर्म्स तक ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा NE, और सेम रेजिस्टेंस के साथ भी यही होगा कि n टर्म्स तक ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा NR। अब एक चीज देखो, ये इधर मैं E1 प्लस E2 मतलब मैं इधर ईएमएफ ऐड क्यों कर रहा हूं? मैं ईएमएफ ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से। जैसे अगर आपने टॉर्च वगैरह यूज किया हो, हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पहली वाली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी वाली के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करते हैं। तो इस केस में दोनों के दोनों बैटरीज करंट को सपोर्ट करेगी, तो टोटल करंट इन दोनों के वोल्टेज के एडिशन की वजह से आएगा। लेकिन सपोज अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी को अपोजिट कर दूं, मैं कह रहा हूं कि भैया नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड है, तो अब की बार इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? E1 minus I वेरी गुड। E1 माइनस E2 आएगा क्योंकि अब ये दोनों करंट को अपोज करेंगे, क्योंकि E1 फ्लो कराएगा अपने पॉजिटिव टर्मिनल से, E2 कराएगा अपने पॉजिटिव टर्मिनल से, तो दोनों करंट क्लैश करेंगे और जो नेट करंट होगा या नेट ईएमएफ होगा वो इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा। तो यहां तक चेक कर लो, ये हमने डन कर लिया सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन तो कोई डाउट है तो पूछ लो। Done sir. डन। Done मिताली sir. चेक करके बताओ। मुस्कान? सर EMF नेगेटिव हो सकती है। ईएमएफ नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव इंडिकेट क्या कर रहा है कि भैया डायरेक्शन अलग तरफ है। ओके सर। डन। मतलब जैसे E1 माइनस E2 कर रहा हूं, अगर E2 बड़ा हुआ E1 छोटा हुआ तो मतलब मेरा इक्विवेलेंट ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है कि भैया ज्यादा करंट सपोर्ट कर रहा है E2 वाला, तो E2 वाले के डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, बस। ठीक है, चलो। तो भैया नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट वाला हमारा क्या होगा? नेक्स्ट वाला होगा हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग। पहले फिर से दो सेल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर एक जनरल स्पेशल केस कर लेंगे। भैया इधर मैंने दो सेल्स लिए और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि मेरे बैटरी के दोनों एंड्स कनेक्टेड होंगे। बैटरी के दोनों एंड्स कनेक्टेड हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इधर ईएमएफ E1, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ E2। भैया इधर क्या होगा? इधर कुछ ना कुछ टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा I, तो जंक्शन रूल के हिसाब से इधर टोटल करंट कितना एंटर कर रहा होगा? सेम एंटर कर रहा होगा I। लेकिन यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर करंट जा रहा होगा I1, तो मैं नीचे करंट अज्यूम कर सकता हूं कि नीचे कितना करंट जा रहा होगा? I2. I1 माइनस I कर सकता हूं या फिर I2 लिख सकता हूं। जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि भैया सीरीज कनेक्शन के लिए क्या हो जाता है? टोटल करंट इज एडिशन ऑफ
इंडिविजुअल करंट्स। तो अब इस केस में आप मेरे को बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर वीएबी। वीएबी इसके लिए क्या इक्वेशन लिखूं मैं, अब ये सोच के बताओ। अजय चेक करो, यहां तक जो मैंने बोला वो क्लियर है या नहीं? यस सर। डन। तो यार वी ए माइनस वी बी, मतलब मेरे को बी से लेके ए तक जाना है, तो बी से ए तक जाने के कितने रास्ते हैं? दो Two. रास्ते हैं। तो आप दो इक्वेशन लिखोगे। आप एक इक्वेशन लिखोगे कि E1 माइनस I1 R1। आप फिर दूसरी इक्वेशन लिख सकते हो कि भैया वी ए बी इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2। वैसे भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी कि भैया हमारा पैरेलल में करंट डिवाइड होता है लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है? पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसलिए ऊपर वाले के लिए भी पोटेंशियल सेम होगा और नीचे वाले के लिए भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अब आपको क्या करना है, इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फिर से जनरल इक्वेशन के बराबर लेके आना है। इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, आंसर चेक करो। इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जब मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और जो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। जो पैरेलल के लिए आता है वही सेम इधर भी आएगा। भैया सब लोग चेक करो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। सर R over N। किसके लिए कह रहे हो? आर इक्विवेलेंट होगा हमारे पास वही जो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। और ये होगा हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला। लवप्रीत चेक करो, कोई दिक्कत? नो सर। ओके। प्रकुल? नो सर। चलो डन। तो यार एक बार बताओ, अगर मैंने आपको ये फॉर्मूला दे दिया दो सेल्स के लिए, तो क्या आप इसी तरीके से फॉर्मूला डेराइव करके बता सकते हो कि अगर मैं बहुत सारे सेल्स ले लूं, एन नंबर ऑफ सेल्स ले लूं पैरेलल में, तो मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? स्पेशल केस करते हैं कि भैया मैंने ऐसे बहुत सारे सेल्स ले लिए और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कितने सेल्स ले लिए? अब की बार इधर एक कोई दूसरा वेरिएबल ले लो। तो सपोज भैया मैंने एम नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट कर दिए, एम ब्रांचेस है मेरे पास। तो मेरे को बताओ अब की बार इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? चलो भाई ट्राई टू कैलकुलेट। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सर ईएमएफ इक्विवेलेंट ई आएगी और रेजिस्टेंस R बाय N आएगी। अरे काव्य बहुत बढ़िया। भैया मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये लॉजिकल है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इधर अगर हमारे पास हो जाएगा ई के बराबर जो एक ब्रांच का है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, भैया बहुत सारे रेजिस्टेंस सारे के सारे सेम पैरेलल में है, तो मैं लिखूंगा 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ऐसे कब तक करता जाऊंगा मैं? एम टर्म्स तक करता जाऊंगा। तो मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R/M आएगा। मेरे को ऐसा लगा सबको समझ में नहीं आया। निकिता चेक करके बताओ। कौशिक, रिया? यस सर। डन है? पेपर आ गया। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। हेमंत तुम्हें भी क्लियर है? दो हेमंत है, हेमंत शर्मा, हेमंत चोपड़ा। यस सर। चलो डन। तो भैया अगर ये चीज क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे। देखो यार हमने ये तो पता कर लिया कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में कैसे इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, कैसे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब मेरे को ये फाइंड करना है कि यार मैं ये जो सेल्स हैं इनको कैसे कनेक्ट करूं जिससे मेरे को मेरे सर्किट में मैक्सिमम करंट मिले। क्या मैं उनको सीरीज कनेक्शन में जोड़ूं या उनको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ूं जिससे मेरे को मैक्सिमम करंट मिले? तो अब हमारा टॉपिक क्या है? कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट। कि भैया मैं कंडीशन फाइंड करना चाहता हूं कि मेरे को मैक्सिमम करंट कैसे मिलेगा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के लिए, या कैसे कनेक्शन करना चाहिए।
कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो सबसे पहला केस फिर से वही लेके चलते हैं, सीरीज कनेक्शन। और याद रखो हमारे सिलेबस में बिल्कुल सिंपलेस्ट केस ही है। सीरीज कनेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं कि भैया मैं बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल्स ले रहा हूं और इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। कितने सेल्स ले लिए मैंने ऐसे, n सेल्स ले लिए, सबका ईएमएफ सेम, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से कनेक्ट कर रहा हूं। और इलेक्ट्रिक अप्लायंस का मतलब क्या होता है कि मैं उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से ज्वाइन कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे को अब ये बता दो फटाफट कि भैया इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखूं, चलो जल्दी। I1 plus I2 plus NE भैया अभी तो करके दिखाया था स्पेशल NE केस कि अगर मेरे पास n सेल्स हैं सीरीज में कनेक्टेड तो मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, NE के बराबर आएगा। तो इधर मैं वही लिखूंगा कि मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा NE, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा NR। मेरे पास इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। तो इस सर्किट डायग्राम को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि भैया हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया NR, हमारे पास टोटल ईएमएफ आ गया NE, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तो मेरे को बताओ अब टोटल रेजिस्टेंस कितना लिखूं, व्हाट शुड बी द टोटल रेजिस्टेंस? 1 by NR plus 1 by R. अजय नहीं, अजय ये पूरा का पूरा वायर एक ही चल रहा है। तो बताओ ये सीरीज कनेक्शन हुआ या पैरेलल कनेक्शन हुआ? ये सीरीज कनेक्शन हुआ अभी भी। तो अभी भी टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास होगा NR प्लस कैपिटल R। अजय चेक करके देखो, कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. क्लियर है, डन। अब भैया हम क्या कर रहे हैं, करंट फाइंड करना चाहते हैं। करंट का फॉर्मूला सर होता है, प्रीवियस स्लाइड करना। हाँ ये लो। किसी को डाउट लग रहा हो तो भैया वहीं रोक देना, पूछ लेना। डन सर। डन, चलो। हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो भैया टोटल ईएमएफ NE डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास NR प्लस कैपिटल R। अब मेरे को फाइंड करना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो सबसे पहला केस आप अज्यूम करके चलो कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है। रिपीट, पहला केस कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है। तो मेरे को चेक करके बताओ कि करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। E by R E by small R. r। वेरी गुड, E बाय स्मॉल आर आएगा। फिर दूसरा क्या करना है, भैया मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत छोटा ले रहा हूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो बताओ अब करंट का फॉर्मूला कितना आ रहा है, NE by R. N by R. NE बाय कैपिटल R। तो मेरे को दोनों केसेस में से देख के बताओ आपको करंट किस में ज्यादा मिल रहा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले। दूसरे वाले में। भैया ऊपर कुछ ना कुछ n मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, तो दूसरे वाले में करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो अब आपको कैसे याद रखना है, आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब भी मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मैं हमेशा सेल्स को कैसे कनेक्ट करूंगा ताकि मेरे को मैक्सिमम करंट मिल जाए? हम हमेशा सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। क्या ये चीज याद रहेगी? भाई रिपीट, जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम हमेशा सेल्स को सीरीज कनेक्शन में ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे पास करंट मैक्सिमम मिल जाए। Yes, डन। sir. डन, चलो। सीरीज कनेक्शन हो गया तो फटाफट आ जाते हैं दूसरे वाले पे भैया, दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग में भैया मैंने क्या करा, पैरेलल ग्रुपिंग में बहुत सारे सेल्स ले लिए, m नंबर ऑफ सेल्स, और इनको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। और जैसे मैंने कहा कि हम सिंपलेस्ट केस लेके चलेंगे, तो मैं सारे सेल्स का ईएमएफ सेम लूंगा और इस पूरे को मैंने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस कैपिटल R से। चलो भाई फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, जैसे मैंने कहा सबका ईएमएफ सेम, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। तो मेरे को बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखूं? E. वेरी गुड लवप्रीत, इक्विवेलेंट ईएमएफ E। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिखूं? R R by over N.
आर ओवर एम, अभी अभी तो हमने डिराइव करी ही था, आर ओवर एम। तो अगर मैं इसको फिर से एक सिंपल सर्किट डायग्राम में रिप्लेस करूं तो मेरे पास एक बैटरी मिल जाएगी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा। कि भैया ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाय एम, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये बैटरी ई। मेरे को बताओ अब ये पूरा सर्किट सीरीज बन रहा है या पैरेलल बन रहा है? Sir, parallel. लवप्रीत पीछे देखो, क्या सीरीज। पीछे वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, अभी भी एक सिंगल वायर ही तो चल रही है अब। Yes, sir. तो अब ये फिर से किस में हो जाएगा? सीरीज कनेक्शन में Series. हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि भैया टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे बताओगे? आप R रेजिस्टेंस by को M सिंपली plus R. ऐड कर दोगे। तो आर बाय एम प्लस कैपिटल आर, मतलब इसको एलसीएम ले लूं तो आर प्लस एम आर डिवाइडेड बाय एम। भैया टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल ईएमएफ मिल गया, तो जरा करंट का फॉर्मूला बता दो कितना आ रहा है? I Sir, is E equal by to I E over M small बटा r R plus plus M. n plus अरे भैया n with शानदार। capital R. एम ई डिवाइडेड बाय, हमारे पास टोटल करंट आएगा एम ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस एम आर। अब फिर से हमारी दो कंडीशन अप्लाई करने लग जाओ। पहली कंडीशन कि भैया मैंने एम आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा लिया इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो चेक करो करंट कितना आ रहा है। दूसरी एप्सिलॉन कंडीशन, अपॉन कैपिटल आर। बिल्कुल ये आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। दूसरी कंडीशन कि मैंने एम आर को बहुत छोटा ले लिया स्मॉल आर से, तो भैया करंट की वैल्यू अब कितनी आएगी? करंट की I वैल्यू अब आएगी, over small r. तो करंट किसमें ज्यादा आ रहा है? सेकंड वाले केस में। तो अब आपको क्या याद रखना है कि भैया बिल्कुल सीरीज का उल्टा, कि जब भी मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में मैं हमेशा सेल्स को कैसे कनेक्ट करूंगा? Parallel. पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। बिल्कुल। तो यहां तक जितना भी मैंने बोला पूरी कहानी रिपीट कर देता हूं कि भैया जब भी मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा, सेल्स को कनेक्ट करूंगा सीरीज कनेक्शन में ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा करंट मिले। लेकिन अगर मेरा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा है, तो उस केस में मैं कनेक्ट करूंगा सारे सेल्स को पैरेलल में ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा करंट मिले। लेकिन अगर आप अब पहले दो केसेस को देखो, पहले में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा, दूसरे में इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन सपोज अगर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हुए, फिर आप कैसे कनेक्ट करोगे? अगर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हुए तो सीरीज में। सीरीज के लिए तो पता है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। Yes, sir. तो भैया यही हमारा तीसरा केस बनेगा। तीसरा केस क्या बनेगा? मिक्स्ड ग्रुपिंग बनेगा। तो अब मिक्स ग्रुपिंग पे भी ध्यान दे लो, क्योंकि आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेगा वो शायद से मिक्स ग्रुपिंग पे ही मिल सकता है। तो मिक्स ग्रुपिंग में क्या कर रहे हैं भैया, हमारे पास ऐसे ब्रांचेस हैं और हर एक ब्रांच में मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड हैं। ऐसे मैंने मल्टीपल ब्रांचेस ले ली, ठक ठक ठक, ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस ले ली और इन सबको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। अब यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना है बस। मैंने कहा n सेल्स हैं और m ब्रांचेस हैं, सबका ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, आर आर आर, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो सबसे पहले तो मेरे को ये सोच के बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखूं? एन ई। अरे क्या बात है काव्य, बिल्कुल सही। भैया एक ब्रांच का ईएमएफ कितना आएगा? सिर्फ एक ब्रांच का पूछूंगा तो मैं एन ई आ जाएगा, क्योंकि एक सिंगल ब्रांचेस में सारे ईएमएफ तो सीरीज में कनेक्टेड है। अब मैंने आपको बोल रखा भैया पैरेलल में सबका पोटेंशियल सेम होता है, तो इधर भी एन ई, इधर भी एन ई, नीचे भी एन ई, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई आएगा। अब मेरे को सिमिलरली बताओ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिखूं? तो भैया एक ब्रांच का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? एक ब्रांच का? सर आ रहा है आंसर नहीं टोटल इक्वल। नहीं। Sir, M R. वेरी गुड, हेमंत और लवप्रीत दोनों का आंसर सही। भैया एक ब्रांच में एन सेल्स कनेक्टेड है और सीरीज में है, तो एक ब्रांच का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर, एन आर, एन आर। ऐसे मेरे पास कितने ब्रांचेस हैं? एम ब्रांचेस हैं। तो आपको पता तो है जब भी एम ब्रांचेस होती है तो मैं उतनी ब्रांचेस से उसको डिवाइड कर देता हूं।
क्या याद आया या नहीं आया? अभी 2 मिनट पहले ही किया है। Yes, sir. डन। अब भैया इसको फिर से एक सिंगल सर्किट डायग्राम में रिप्लेस कर दो। तो एक ये सिंगल सर्किट डायग्राम में रिप्लेस हो गया कि भैया मेरे पास एक बैटरी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो अब आप फिर से मेरे को देख के बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस मैं कितना लिखूं? टोटल रेजिस्टेंस NR NR by M plus R. NR वेरी by गुड, M एन plus आर बाय capital एम प्लस आर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो एन आर प्लस एम आर डिवाइडेड बाय एम। भाई मैं थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं जा रहा, चेक कर लो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? से clear. क्लियर है ना? डन। टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल ईएमएफ मिल गया, तो कैलकुलेट कर दो टोटल करंट। अब आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, जब आप टोटल करंट निकालोगे तो आपके पास आएगा एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एम आर। तो ऊपर न्यूमरेटर में एम बी आ रहा है, एन बी आ रहा है, तो अगर मैं किसी एक को भी बड़ा ले लूंगा तो भी करंट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस केस में हम क्या कहते हैं कि जब भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो मैक्सिमम करंट के लिए हम किस टाइप की ग्रुपिंग करते हैं? हम मिक्स्ड ग्रुपिंग करते हैं। भैया चेक कर लो, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। Done, sir. डन। तो माइंड में बिल्कुल रट जानी चाहिए ये कंडीशंस, क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेगा, या तो डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल या न्यूमेरिकल। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा है तो कौन सी ग्रुपिंग करोगे? Series. Parallel. 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 अभी रटा नहीं है, रट लो। भैया जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होगा पैरेलल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा सीरीज, और जब दोनों में से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे। अगर अब यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो फटाफट देख लो, रट लो, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकूं, एक न्यूमेरिकल दे सकूं इसके ऊपर। Done, sir. डन। Done, sir. चलो तो न्यूमेरिकल करते हैं। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मेरे पास है 36 सेल्स, मेरे पास टोटल 36 सेल्स हैं, और मेरे को हर एक सेल का, ईच सेल, मेरे को इसका ईएमएफ गिवन है कि ईएमएफ है भैया मेरे पास 1.5 वोल्ट। मेरे को हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स, और मेरे को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 ओम्स। आपको क्या बताना है इसमें? फर्स्ट पार्ट, आपको यह बताना है कि भैया हमें इन सेल्स को किस टाइप से ग्रुप करना चाहिए ताकि मेरे को मैक्सिमम करंट मिले। व्हाट शुड बी द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग? क्या मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करूं, पैरेलल में कनेक्ट करूं, या मिक्स्ड में कनेक्ट करूं? और दूसरा कि भैया उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू बतानी है। कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन क्लियर ना हो तो पूछ लो, क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। सर रिपीट कर दो, नेट चलेगा। रिपीट करना है। एरी हमने क्या किया यार, हमारे पास, मेरे को किसी ने 36 बैटरी दे दी, जैसे मैं सपोज मार्केट से सेल खरीद के लेके आया, मेरे को 36 सेल दे दी है। हर एक सेल का वोल्टेज कितना है? 1.5 वोल्ट है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम्स। मैं इन 36 सेल्स को कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से कनेक्ट करना चाहता हूं। उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 2 ओम्स। तो आपको बताना है कि मैं ये जो 36 सेल्स हैं, 36 बैटरी हैं जो मेरे पास, इनको कैसे कनेक्ट करूं जिससे मेरे को मैक्सिमम करंट मिले। क्या मैं इन सबको सीरीज में कनेक्ट करूं, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करूं, या कुछ ना कुछ मिक्स ग्रुपिंग में करूं? पहला पार्ट समझ में आया? यस। दूसरा पार्ट कि सपोज आपने ग्रुपिंग डिसाइड कर ली कि भैया आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपके पास जो मैक्सिमम करंट आएगा वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू बतानी है। यस। डन। अजय तुम्हारा आंसर मिल गया है, देखेंगे। ओके अंशिता। भाई वैसे मैंने नोटिस किया जब भी तुम्हारी क्लास सेकंड हाफ में होती है ना, बच्चे ऐसे भाग रहे होते हैं, या तो उनको नींद आ रही होती है, या तो उनको भूख लगी होती है, या उनको होता है कि बस भैया बहुत थक गए हैं। वैसे तुम लोगों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं ना? यस सर। सर ये उसका असर भी हो सकता है कि भैया सुबह से स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, फिर ट्यूशन भी जाते हैं हम ढीठ बच्चे हैं, हम ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और सब कुछ करते हैं हम।
चलो भैया, काफियों के आंसर्स आए। काव्य, रिया, कौशिक, बहुत बढ़िया। मानसी डन, अंशिता डन। चलो भाई, भाई जो मेरे को मेजॉरिटी आंसर्स देख रहे हैं चैट बॉक्स में, वो मेजॉरिटी आंसर्स दिख रहे हैं कि उन्होंने कहा है मिक्स्ड ग्रुपिंग होनी चाहिए, सीरीज ग्रुपिंग। क्या सीरीज ग्रुपिंग होनी चाहिए? यस सर। Yes, sir. चलो Yes, तो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्या कर लो, सबसे पहले आप सीरीज ग्रुप ही अज्यूम कर लो। चलो भैया, मैं कह रहा हूं कि भैया मैं तो सीरीज ग्रुपिंग ही करूंगा। अगर मैं सीरीज ग्रुपिंग करूंगा तो मेरे को बताओ इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है? एन आर के बराबर आता है। एन आर के बराबर आता है तो टोटल सेल्स कितने हैं? 36। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5, मतलब हाफ। तो ये कितना आ जाएगा? 18 ओम्स। और आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 2 ओम्स। लेकिन भैया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सीरीज ग्रुपिंग हम कम करते हैं। सीरीज ग्रुपिंग हम तब करते हैं जब मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से। क्या यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? yes, sir. कहाँ हो रही है? No, sir. आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो छोटा है, 2 ओम्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस 18 है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। तो एक बात तो पक्की है कि भैया सीरीज कनेक्शन तो नहीं होगा। यार मेरे को ऐसा लगा नहीं आया समझ में। रिपीट? आगे सर। आ गया ना? कोई ऐसा है जिसको रिपीट कराना है तो बता दो भाई। आ जाओ सेकंड वाले पे कि भैया अज्यूम कर लो पैरेलल ग्रुपिंग। अगर हम पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है इंटरनल वाला? आर बाय एन के बराबर आता है। आर की वैल्यू है 0.5, एन की वैल्यू है 36। भैया इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.01 कुछ ऐसा आएगा। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, मतलब इतना तो पता है कि 0.0 समथिंग आएगा। अब इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। भैया पैरेलल ग्रुपिंग तो हम तब करते हैं जब मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नो सर। नहीं हो रही। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचा? मिक्स्ड ग्रुपिंग। Mixed grouping. तो याद रखो फर्स्ट पार्ट का आंसर है मिक्स्ड ग्रुपिंग। ना तो हम सीरीज कनेक्शन करेंगे ना तो हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे, क्योंकि ना तो सीरीज कनेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना पैरेलल कनेक्शन की। तो अल्टीमेटली मिक्स ग्रुपिंग होगा। अब मिक्स ग्रुपिंग होगा तो भैया मैक्सिमम करंट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला अभी अभी तो लिखा यहाँ पे, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख दो। तो भैया जब हम मिक्स ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम करंट आएगा एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एम आर। लेकिन अब एक दिक्कत आ गई, फिर से बताओ क्या दिक्कत आ गई? एम की। वेरी गुड। कि भैया मेरे को एम की वैल्यू नहीं पता है, एन की वैल्यू नहीं पता, तो पहले टारगेट क्या है? पहले तो यही कैलकुलेट करो। चलो ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर एम एंड एन। उसके बाद सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। क्या किसी को पता है एम और एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? Sir, and 36 तो नहीं है? एम Number of cells. Sir, N. एन नहीं। और अगर तुम कह रहे हो ये 36 है तो ये भी 36 नहीं होगा। सर 6 और 6 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। 6 और 6 नहीं। चलो देखो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं वैल्यूज के साथ, आप उससे फाइंड करने की कोशिश करना। भाई सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक ब्रांच है जिसमें कितने सेल कनेक्टेड हैं? 3। ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे मैंने 2 ब्रांचेस ले ली। तो मेरे को बताओ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग एम की वैल्यू कितनी है और एन की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू 2। एम का मतलब होता है कितनी ब्रांचेस, कितने रोज हैं। तो भैया एम की वैल्यू 2 है क्योंकि हमारे पास 2 रोज हैं। एन की वैल्यू का मतलब होता है एक ब्रांच में कितने सेल्स हैं। तो एक ब्रांच में कितने सेल्स हैं? एन Three. सेल्स हैं। अब मेरे को एम और एन को भूल जाओ, मेरे को बताओ टोटल कितने सेल्स मैंने लिखे हैं ऊपर, कितने सेल्स ड्रॉ किए हैं टोटल? 6। तो क्या मैं कह सकता हूं एम और एन को कैसे करूं जिससे आंसर 6 आए? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज याद रखना, एम इंटू एन जब भी करोगे
तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? टोटल नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू मिलेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं इधर कि m इंटू एन इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास? 36. 36। भैया सब लोग देख लो आराम से, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। वेरी Done, गुड sir. है हेमंत, तुम्हारा आंसर सही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। भैया मिक्स ग्रुपिंग तो हम तब करते हैं जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होता है। तो यहां पे वो कंडीशन डाल दो कि भैया एन इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 इंटू एम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मेरे पास 2, इक्वेशन 2। भैया दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स यार, अब क्या बच्चे की जान लोगे? एम और एन की वैल्यू फाइंड कर दो ना। और जैसे ही एम और एन आ जाए मेरे को बता दो वैल्यू फॉर मैक्सिमम करंट। चलो 1 मिनट का टाइम दिया बस, इससे ज्यादा नहीं। बनीता हो जाएगा सॉल्व? ओके। ऋतिक? 9 and 4. 9 and 4 नहीं यार, 9 and 4 नहीं आ रहा है। सर 9 and 4 यार है। 3 and 12 आना चाहिए। भैया Yes, देखो, sir. 3 RM. इसको कट करूंगा तो सीधा सीधा ये 4 हो सर जाएगा। 4.5 एम्पियर। हाँ 4.5 एम्पेयर, ये तो सही है बिल्कुल। चलो मैं सॉल्व कराता हूँ। भैया एन की वैल्यू हो जाएगी 4m, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भैया m इंटू 4m इज इक्वल टू 36, तो बेसिकली मेरे पास ये कितना हो जाएगा? m स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9। आप स्क्वायर रूट करना भूल गए हो शायद से, तो m की वैल्यू आएगी मेरे पास 3। m की वैल्यू 3 आ गई तो मेरे को पता है n की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे 36 आ जाए? 12 होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप स्क्वायर रूट करना भूल गए, इसलिए आपने 9 और 4 कह दिया। अब m n सबकी वैल्यू दे दी, सब्स्टिट्यूट कर दो, चेक कर लो, आंसर आना चाहिए 4.5 एम्पियर्स। Done, sir. डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। इसी बात पे एक और क्वेश्चन दे दूं क्या? Yes, sir. यस सर। वो क्वेश्चन भी बिल्कुल मिक्स ग्रुपिंग पे ही है और फुद्दू क्वेश्चन है और वो नीट में आया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास सेल्स हैं इस तरीके से, और ये हमारे पास ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच में कितने सेल्स कनेक्टेड हैं? उसने बोला एक ब्रांच में 5000 सेल्स कनेक्टेड हैं। 5000 सेल्स। ऐसे हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं? उसने बोला ऐसे हमारे पास 100 ब्रांचेस हैं। उसने हर एक सेल का ईएमएफ दे दिया कि भैया हर एक सेल का ईएमएफ कितना है? 1.5 वोल्ट है। और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 500 ओम्स है। सॉरी वैल्यू को ठीक कर लो, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.25 ओम्स। मैंने वैल्यू थोड़ी गलती दे दी है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो आया हुआ है। ये है क्वेश्चन। आपको क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड? इस पूरे सर्किट में मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस कितना आएगा? चलो ट्राई टू कैलकुलेट। तो आपको साफ दिख रहा है यार, सीरीज में भी कनेक्टेड है, पैरेलल में भी कनेक्टेड है, तो मिक्स ग्रुपिंग हो गया। मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट कैसे निकालते हैं? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखनी है और कुछ नहीं करना। सर ई की वैल्यू 0.15 है। हाँ ई की वैल्यू 0.15 वोल्ट की बने।
भाई क्या हो गया, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है? नो सर। तो अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। एम की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 500। चलो इसको भी छोड़ दो, चेक कर लो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, वैल्यू तो सॉल्व कर लोगे? यस सर। डन। तो भैया वैल्यू सॉल्व कर लेना, आंसर लिख रहा हूं, मैच भी कर लेना, आंसर आना चाहिए 1.5 एम्पियर्स। सब लोग चेक कर लेना आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। Yes, sir. कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। चलो भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ चले। Yes. यस सर। चलो तो भैया Yes. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बचे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यार व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सब तो आपने पहले से पढ़ भी रखा होगा, कैपेसिटर में भी शायद से पढ़ रखा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज। भैया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मेरे को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इस टाइप से कनेक्टेड गिवन है कि ये हो गया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया है किसी एक बैटरी से, और बीच में मैंने लगा दिया है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R, और इसको मान लो S। तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं P/Q और R/S का रेशियो फाइंड कर रहा हूं, और ये दोनों रेशियो एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं, तो फिर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा कहलाएगा? बैलेंस। Balanced. बिल्कुल, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये हमें एक नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो करेगा। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है? हाँ लवप्रीत, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 1.5 एम्पियर है। नल पॉइंट शो करने का मतलब क्या है कि इस बीच वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इस बीच वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये वाली ब्रांच पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बस हमारे पास बचेगा P और R, Q और S। तो P और R कौन से कनेक्शन में आ जाएंगे? Series. सीरीज। Q और S भी सीरीज में, और फिर फाइनल पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन एक चीज का ध्यान देना जो बच्चे गलती करते हैं कि अगर सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहां पे भी कनेक्टेड है, तो क्या मैं इस रेजिस्टेंस को कैंसिल आउट कर सकता हूं? नो सर। तो याद रखो आप इस रेजिस्टेंस को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझो, रेजिस्टेंस कैंसिल आउट क्यों नहीं हो सकता? यार ये बीच वाला रेजिस्टेंस कैंसिल आउट क्यों हुआ है? क्योंकि हमें नल पॉइंट मिला है। नल पॉइंट का मतलब है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। मेरे को बताओ कौन सी कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता? भैया हमारा, Potential difference 0. वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये दोनों पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेंगे। दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम रहेंगे तो ए और बी मेरे कैसे बन जाएंगे? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इसीलिए ये वाला रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन अगर मैं कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं यहां पे, तो भैया अगर आप एक चीज नोटिस करो, सपोज इसको ले लो सी और इसको ले लो डी। अगर आप देखो क्या मेरा सी और डी पे कभी भी पोटेंशियल सेम हो सकता है क्या? नो रिस्पॉन्स। भैया सी और डी पे पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा पॉइंट सी बैटरी के किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट रहेगा। मेरा पॉइंट डी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये लो हमेशा कैसा पोटेंशियल। पॉइंट रहेगा? लो पोटेंशियल पॉइंट रहेगा। तो कभी भी सी और डी पे पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। सी पे ज्यादा है, डी पे कम है, इसलिए आप इस वाले रेजिस्टेंस को कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? यस। Yes, तो sir. ध्यान देना हमेशा, जो रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्टेड होगा वो रेजिस्टेंस कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। जो रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ वही वाला रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये बात हो गई हमारे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल को यूज करके हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। दैट इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। बहुत ही सिंपल डिवाइस, मीटर ब्रिज। तो भैया अगर क्लियर है व्हीटस्टोन ब्रिज तो स्टार्ट कर दे मीटर ब्रिज।
Yes. Yes, sir. चलो डन। बस आज मीटर ब्रिज तक ही करेंगे। भैया मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ये मेरे पास एक वायर है ए बी, और इस वायर की लेंथ मेरे को गिवन है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब मैं 100 सेंटीमीटर वाली वायर लूंगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड। भैया यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है आर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया है एस, और यहाँ बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया करंट की डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए, और यहाँ पे एक नीडल कनेक्ट कर दी जिसको मैं स्लाइड करूंगा ये चेक करने के लिए कि मेरा नल पॉइंट किधर आ रहा है। सपोज मैंने कहा कि भैया मेरा नल पॉइंट इधर आ रहा है एन के ऊपर, तो मेरे को बताओ इधर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे अप्लाई करूं। नहीं समझ में आया? सर इसको रिपीट करूं? दो हिस्सों में बांट दो। बिल्कुल भैया, अगर मेरे को पॉइंट एन पे नल पॉइंट मिल रहा है तो जैसे इधर मेरे को नल पॉइंट ए और बी के बीच में मिल रहा था, तो वही चीज इधर लगाऊंगा। मैं ए से लेके एन तक वाले वायर के रेजिस्टेंस को अज्यूम कर सकता हूं पी, और एन से लेके बी तक वाले वायर के रेजिस्टेंस को अज्यूम कर सकता हूं क्यू। और मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे को नल पॉइंट एन पे मिल गए तो मतलब भैया हमारा पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चेक कर लो यहां तक क्लियर है या नहीं? Yes, Yes, sir. Yes, हेमंत sir. बिल्कुल सही, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज एक ही है। ठीक है, चलो। अब यार एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मीटर ब्रिज हम यूज क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द यूज ऑफ मीटर ब्रिज? हम क्यों यूज कर रहे हैं मीटर ब्रिज? टाइम पास के लिए क्या? Unknown resistance find Find करने के unknown लिए। resistance. बिल्कुल, टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस। तो याद रखो, अगर मेरे को कोई एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मतलब बाकी रेजिस्टेंस नोन होने चाहिए, बाकी रेजिस्टेंस नोन होने चाहिए। तो फिलहाल अज्यूम कर लो कि जो ये मेरा एस है ये अननोन है और बाकी सारे नोन है। तो क्या मैं लिख सकता हूं एस इज इक्वल्स टू आर इंटू क्यू डिवाइडेड बाय पी? हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. डन। आर को एज इट इज छोड़ दो। अब आ जाओ नीचे वाली वायर पी क्यू पे। भैया रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द वायर। रो एल बाई ए। वेरी गुड, रो एल बाय ए। तो भैया क्या मैं वायर क्यू के लिए ये कह सकता हूं रो इनटू, अगर मैं इसको ए से लेके एन तक को L1 मान रहा हूं तो मेरे को बताओ एन से लेके बी तक को मेरे को क्या मानना पड़ेगा? 100 100 minus 100 minus 100 माइनस L1। तो भैया ये हो जाएगा 100 माइनस L1 क्यू के लिए डिवाइडेड बाय एरिया, इस वायर का एरिया डिवाइडेड बाय, अब लिखनी है पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू भी रो, लेंथ हो जाएगी L1 डिवाइडेड बाय एरिया ए। यार देखो पूरी वायर की थिकनेस सेम है, इसलिए ऊपर जो एरिया लिखा इधर भी वही एरिया लिखा। पूरी वायर का मटेरियल सेम है, इसलिए ऊपर जो रेजिस्टिविटी लिखी वही मैंने नीचे लिखी है रेजिस्टिविटी। तो देखो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी एरिया एरिया कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा एस इज इक्वल्स टू आर इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सिमिलरली सपोज अगर मैं आर को अननोन ले लेता और एस को नोन ले लेता, फिर मेरे पास इक्वेशन बन जाती एस इंटू L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। तो कुछ बुक्स में ये वाला फॉर्मूला गिवन है, कुछ बुक्स में ये वाला फॉर्मूला गिवन है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों फॉर्मूले सेम है। बस डिपेंड ये कर रहा है कि आपने अननोन रेजिस्टेंस को कहां पे फिट किया था। क्या आपने अननोन रेजिस्टेंस को राइट हैंड साइड फिट किया था या लेफ्ट हैंड साइड? अगर राइट हैंड साइड ज्वाइन किया था तो ऊपर वाला फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड ज्वाइन किया था तो नीचे वाला फॉर्मूला। बाकी मेजॉरिटी टाइम्स आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो भैया चेक कर लो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो इसी बात पे क्वेश्चंस हो जाएं। यस सर। डन। मेरे को ऐसा लग रहा है आप सबका मन ऐसा हो गया सर थक गए हैं सर, बस क्या करा रहे हो? कौन कौन है जो थक गया? अभी नहीं। अभी नहीं, चलो भैया ठीक है, मेरा क्या है।
चलो भैया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल तो बाद में देख लेंगे आराम से, पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं ताकि आप जो थकान है वो ठीक ठाक रहे भैया, पता चला तुम यहीं क्लास में मरे पड़े हो। भैया पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने है ना जो ये वायर है ए बी, याद रखना हमेशा पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट होता है और बी एंड पॉइंट होता है। तो भैया हमने कहा कि हमने एक वायर है ए बी, उसकी हमने थिकनेस ली है, कितनी थिकनेस ली है, हमने उसकी थिकनेस ली है एक्स। तो जो मेरे को नल पॉइंट मिला है, नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिला है, नल पॉइंट मेरे को मिला है 40 सेंटीमीटर की लेंथ पे, मतलब L1 की वैल्यू आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन ने कहा कि सपोज मैंने क्या किया, वायर ए बी को चेंज कर दिया, मैंने एक वायर ए बी को रिप्लेस कर दिया किसी एक नई वायर से, सेम मटेरियल की है लेकिन बस थिकनेस चेंज कर दी। थिकनेस मैंने कितनी कर दी, 2x कर दी है। तो आपको बताना है कि अब नया नल पॉइंट आपको कितनी लेंथ पे मिलेगा। क्या मेरे को क्वेश्चन रिपीट करना है? नो सर। डन। ऑप्शंस दे देता हूं, क्या याद रखोगे भैया? पहला ऑप्शन 80 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, लास्ट ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। ऑप्शंस भेज देना चैट बॉक्स में जैसे ही समझ में आ जाए। काव्य बढ़िया। प्रकुल तुम्हें क्या हो गया आजकल, तुम बड़े ढीले हो गए हो। अरे जी समझ रहा हूँ ये दोबारा से पूरा अभी टॉपिक क्लियर कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अभी समझ में नहीं आया कुछ? नहीं सर आ गया क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एरी ठीक है, आंसर मिल गया। अजय ओके, कोमल मानसी डन। चलो टेंशन मतलब लास्ट क्वेश्चन था ये, खुश रहो यार, मौज मारो। लास्ट क्वेश्चन था, बस आंसर बता दो फटाफट, इसको डिस्कस करके खत्म करते हैं। चलो भाई बढ़िया, मेजोरिटी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। और आंसर क्या है भैया? आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करो, इधर मैंने एरिया और एरिया को कैंसिल आउट कर दिया था। क्यों कैंसिल आउट किया था मैंने एरिया एरिया को? सेम। क्योंकि वही पूरी तो। वायर की थिकनेस सेम है। अगर पूरी वायर की थिकनेस सेम है तो मेरे को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि भैया जो हमारा नल पॉइंट है वो एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि एरिया तो कैंसिल आउट हो गया है, एरिया तो बेचारा कैंसिल आउट हो गया, तो वो एरिया पे डिपेंड करती ही नहीं है नल पॉइंट। तो अगर मैं इधर वायर की थिकनेस एक्स लूं, 2x लूं, 4x लूं, या कितनी ही पतली कितनी ही मोटी वायर क्यों ना लूं, अगर वायर का मटेरियल सेम है तो इस केस में हमारे जो नल पॉइंट आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। तो नल पॉइंट विल रिमेन सेम, दैट इज 40 सेंटीमीटर। क्या कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? Clear, sir. क्लियर है? डन डन डन। यस सर। तो भैया तुम्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं दिया जाता, आज के लिए इतना ही है।